चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब रेगुलेशन डिस्कस करते हैं। रेगुलेशन का सेकंड टाइप, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस बाय जेजीए, बाय जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से रेगुलेशन देखनी है। क्लियर है? जेजीए क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है। ये अपरेटस है क्योंकि यहां बहुत सारे सेल्स मिलकर के इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, यानी ये होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्लियर है? सेल्स का ग्रुप है ये, समझ गए? अब ग्रुप है तो किस किस तरह के सेल होंगे इसके अंदर? तो देखो, यहां होते हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 तरह के सेल है, ठीक है। 3 तरह के कौन कौन से? तो देख लो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट टाइप कौन सी है? तो फर्स्ट टाइप है यहां जेजी सेल, जेजी सेल। क्लियर है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। सेकंड टाइप है मैकुला डेंसा सेल, मैकुला डेंसा सेल। और थर्ड टाइप है लेसिस सेल, लेसिस सेल, या फिर इन्हें कहा जाता है पोलकिशन, पोलकिशन सेल। क्लियर है? ये 3 टाइप के सेल्स हैं। अब कौन से सेल जेजी सेल होते हैं? तो देखो, इन्हीं सेल्स की वजह से इसका नाम जेजीए पड़ा है। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है और ये कहां होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेनली एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में माने जाते हैं, मेनली, समझ रहे हो? एफरेंट में मेनली माने जाते हैं और इफरेंट में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इफरेंट में नहीं है। ये सेल्स कैसे हैं भाई? एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल तो ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल्स में मसल्स होती हैं, तो ये मसल्स हैं एक्चुअल में। क्लियर है? तो हम लोग कहेंगे मसल्स हैं तो मॉडिफाई हो गई है, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मसल सेल्स, मसल सेल्स, मॉडिफाइड मसल सेल्स हैं। क्लियर है? समझ गए किस तरह से मॉडिफाई हुई है? तो इन्होंने मॉडिफिकेशन इस तरह की है जिससे ये मसल सेल्स ग्लैंडुलर हो जाए। क्लियर है? यानी हार्मोन सिक्रीशन का काम करने लग जाए, हार्मोन सिक्रिएट करती हैं, हार्मोन सिक्रीशन होता है। क्लियर है? क्या होता है? हार्मोन सिक्रेशन। तो हार्मोन सिक्रेशन प्रेजेंट है। अगर पूछा जाए कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट करता है, तो देखो, यहां पहला हार्मोन है जो सिक्रिएट होता है एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइटीन। क्लियर है? समझ गए? ये हार्मोन नाम से बता रहा है मैं क्या करता हूं, एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रो यानी एरिथ्रोसाइट, पोइटीन यानी फॉर्मेशन, एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन करेगा। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पुसल्स, आरबीसीज। क्लियर है? तो ये हार्मोन किस काम आता है? आरबीसी फॉर्मेशन। सेकंड, सेकंड यहां हार्मोन है रेनिन, रेनिन। ये रेनिन है, एक हम लोग पढ़ते हैं डबल एन वाला रेनिन। डबल एन वाला जो हम लोग पढ़ते हैं वो एंजाइम है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव जूस का। ये हार्मोन है किसका? जेजी सेल्स का। समझ गए? ये जेजी सेल है। अब ये अपरेटस बनाते हैं इन दोनों सेल्स के साथ मिलकर के। ये दोनों सेल्स के सेम। तो पहली बात मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा सेल्स कहां होते हैं ये देखा जाए तो मैकुला डेंसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन डीसीटी,
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं, यानी डीसीटी की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, डीसीटी वॉल्स, क्लियर है, डीसीटी की दीवारों में प्रेजेंट होते हैं मैकुला डेंसा सेल्स। ये सेल्स भी मॉडिफाइड होते हैं और किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बाय नेचर ये सेल केमोसेंसिटिव है, केमोसेंसिटिव, केमोसेंसिटिव सेल्स, क्लियर है, समझ रहे हो, यानी केमिकल्स की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है। शेप पूछी जाए तुम लोगों से तो शेप है इनकी बाय शेप या अपीयरेंस ये होते हैं क्यूबॉइडल, कोलुमनर सेल्स, क्लियर है, समझ गए, ये है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भाई मैकुला डेंसा सेल्स क्या काम करते हैं, तो मैकुला डेंसा सेल्स का फंक्शन है एक्टिवेट करना जेजी सेल्स को, एक्टिवेट जेजी सेल्स, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ये सेल्स, यानी केमिकल कंसंट्रेशन में आई कोई भी चेंज को ये सेंस करेंगे और फिर जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। जेजी सेल ये हार्मोन सीक्रेट करता है, इस तरह जेजीए फंक्शन करता है। चलो इसके बाद थर्ड लेसिस या पोल्किशन सेल्स, ये सेल्स कैसे होते हैं, तो ये सेल्स पहली बात हम लोग कहें कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट बिटवीन जेजी सेल, या फिर तुम लोग ऐसे लिखो प्रेजेंट बिटवीन डीसीटी एंड एफरेंट आर्टेरियोल, मेनली एफरेंट में कहा है ना, एफरेंट आर्टेरियोल या फिर ऐसे कह दो प्रेजेंट बिटवीन जेजी सेल एंड मैकुला डेंसा सेल, मैकुला डेंसा सेल, इस तरह कह दो, बात एक ही है, ठीक है, मैकुला डेंसा और जेजी के बीच में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कह दो डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। चलो तो अब तक हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा उसमें डीसीटी यहाँ और एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ था, अब कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो भाई स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी हम लोगों ने कि एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है ये नेफ्रॉन का, ये समझने के लिए बनाया है, एक्चुअल स्ट्रक्चर बहुत कंजस्टेड होता है, ये सारे पार्ट ऐसे एक दूसरे से भिड़े हुए होते हैं और उस वक्त ये नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने से ये सेल है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल है, पोल्किशन सेल है, लेसिस सेल्स है, समझ गए, ये है, ये तीनों सेल्स मिलकर के बनाते हैं जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। चलो निपटा दो इसे, हाँ पोल्किसन साइंटिस्ट था उसके नाम पे दिया है, ठीक है, इस सेल का नाम है ये, ठीक है, चलो हो गया, ये है। अब देखो, अब ये जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस काम कैसे करता है ये देखना है हमें, तो भाई इसमें समझने वाला या इसके फंक्शन को समझाने वाला पॉइंट क्या है, तो देखो लेसिस सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, बस इतना ही पॉइंट है इनका, ठीक है। नेक्स्ट मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा का काम है जेजी सेल्स को एक्टिवेट करना। चलो जेजी सेल्स, तो मेन फंक्शन यहाँ जेजी सेल्स का है। जेजी सेल्स का भी क्या है, हार्मोन सिक्रेट करते हैं, रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन हम लोग जानते हैं ब्लड फॉर्मेशन के काम आता है, तो किडनी रेगुलेशन में तो कोई रोल है नहीं, तो भाई यहाँ रोल बच गया रेनिन का, ठीक है। अब इस पॉइंट को निपटा लो। वैसे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, हेडर में लिख लेना, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाता है, क्लियर, ये एरिथ्रोपोइटिन। अब हम आते हैं भाई एक्चुअल जेजी के रेगुलेशन पे, ठीक है, जेजीए के एक्चुअल रेगुलेशन पे, यानी रेनिन के थ्रू जो रेगुलेशन होती है उस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। चलो अब जेजीए के रेगुलेशन में जो एक्चुअल पॉइंट है उस पे आ जाते हैं अपन, ये तो बैकग्राउंड डिस्कशन था। तो देखो एक्चुअल जो फंक्शन है जो रेनिन परफॉर्म करता है
वो क्या है, तो रेनिन लिखो। रेनिन, रेनिन क्या करता है, परफॉर्म ह्रास, रेनिन ह्रास करता है, ठीक है, रेनिन ह्रास करता है। अब ये ह्रास क्या है, तो ह्रास को सिंप्लीफाई करो, ह्रास है रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये है भाई रास। तो ये रास रचने वाला है अब, ठीक है। कैसे परफॉर्म होता है ये रास, ये देख लेते हैं अपन, है ना। ये रास कैसे परफॉर्म होता है ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो, कंडीशन क्या बनी, तो कंडीशन बन गई कि भाई वाटर है ना, H2O जो है, H2O इन बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल कम हो गया, है ना, पानी की कमी होगी बॉडी फ्लूइड्स में, क्लियर है। तो इस कंडीशन से क्या हुआ, इस कंडीशन से चेंज आया किस चीज में भाई, अगर वाटर कम होगा यानी बॉडी फ्लूइड्स की अमाउंट कम होगी, अमाउंट कम होगी तो फिल्ट्रेशन के लिए कम आएंगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन कम होगी, फिल्ट्रेशन कम होगी यानी GFR कम होगी, है ना। तो देखो, और दूसरा वाटर बॉडी फ्लूइड में कम है, मेन बॉडी फ्लूइड है ब्लड, ब्लड में वाटर कम है तो अमाउंट कम तो फ्लो का प्रेशर घट जाएगा। तो देखो यहां सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है बीपी पे, बीपी लो हो गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम होने से क्या हुआ भाई, GFR कम हो गई, GFR कम हो गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई। GFR कम हुई तो भाई बनने वाले फिल्ट्रेट में फिल्ट्रेट कम बनेगा, फिल्ट्रेट कम बनेगा तो अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अब ज्यादा लेट बन रहा है फिल्ट्रेट और बाकी प्रोसेस ठीक चल रही है तो उस फिल्ट्रेट में से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन का ज्यादा टाइम मिल गया तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई तो सॉल्ट कंसंट्रेशन में चेंज आया। ये चेंज सेंस कर लेते हैं कौन, मैकुला डेंसा सेल, क्योंकि मैकुला डेंसा केमोसेंसिटिव है, केमिकल्स के अमाउंट में आई हुई चेंज को सेंस कर लेंगे। तो ये कौन कर लेते हैं, मैकुला डेंसा सेल्स कर लेते हैं सेंस। तो देखो मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा सेल क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, क्लियर है। या फिर ये इस तरह लिखो तुम लोग, मैकुला डेंसा सेल क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इस चीज को सेंस करके। किसे एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट जेजी सेल। हम लोगों ने लिखा मैकुला डेंसा का फंक्शन क्या है, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करना, तो जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। जेजी सेल्स को बोले अरे तो चेंज हो गया, यहाँ तो दिक्कत आ गई, गड़बड़ आ गई, ठीक है। तो जेजी सेल बोलते हैं उठाई दियो तो काम तो करना ही पड़से, ला रेनिन छोड़ दिया मैं तो ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं रेनिन को, रेनिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये रेनिन रिलीज होता है ना, यहाँ ये रेनिन क्या करता है, रेनिन यहाँ एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो प्रोटीन कौन सा है, तो वो प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन। अब जिसके पीछे जन लगा हुआ हो इसका मतलब वो इनएक्टिव है ना। तो ये क्या है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है, ये इनएक्टिव प्रोटीन है। कहां से आया है कोई पूछे, तो ये इनएक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन आया है लीवर से, लीवर ने फॉर्म किया था इनएक्टिव प्रोटीन
एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। और अब ये लीवर का इनएक्टिव प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन यहाँ प्रेजेंट है, इसे मिल गया रेनिन। तो रेनिन की हेल्प से इस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया जाता है, इसे एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक्टिवेट कौन करता है? रेनिन, ठीक है। और एक्टिवेट करके बना देता है रेनिन इसका एक्टिव फॉर्म, और वो है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है। ये क्या है? एक्टिव है। चलो, अब ये एक्टिव एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें? मतलब ये कन्वर्ट किया जाता है दोबारा से। अब इसको कन्वर्ट कौन करेगा? कन्वर्टिंग एंजाइम करेगा। कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम लाया जाता है, और ये कन्वर्टिंग एंजाइम इसे कन्वर्ट करता है। ये कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कहां से आ रहा है? ये हमारे लंग्स से आता है, लंग्स से आता है कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये कन्वर्टिंग एंजाइम इसे कन्वर्ट कर देता है किस फॉर्म में? इसे चेंज करके बना देगा एंजियोटेंसिन सेकंड। क्लियर है? एंजियोटेंसिन सेकंड बन गया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ना, ये दो रोल प्ले करता है, देख लो, ठीक है। पहला कि ये क्या है? पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर क्या होता है? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देने वाला। क्लियर है? यानी ये क्या करेगा? ये कोज करेगा कॉन्ट्रैक्शन, कोज कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। क्लियर है? समझ गए? ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाने से उन वेसल्स की वॉल्यूम कम हुई, वॉल्यूम कम हुई यानी प्रेशर बढ़ गया। तो ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन करवाने से बीपी बढ़ा देता है। एक काम तो इसने कर दिया, चलो जो बीपी कम हुई थी उस बीपी को बढ़ा दिया, बट बीपी कम किस वजह से हुई थी उसका तो सॉल्यूशन अब तक नहीं हुआ, है ना। बीपी कम किस वजह से हुई थी उसका तो अब तक सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो उसका सॉल्यूशन भी ये बोलता है रुको रे रुको, मैं ही करशू। ये कैसे करेगा? तो देखो ये कैसे करता है। ये क्या करता है? ये सेकंड फंक्शन परफॉर्म करता है और जाता है कहां? एड्रेनल कोर्टेक्स के पास। ये क्या करता है? स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड, वही जो किडनी के ऊपर है कैप वाला, एड्रेनल कोर्टेक्स पार्ट, एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है। क्लियर है? और उसको स्टिमुलेट करके उसे बोलता है अरे एल्डोस्टेरोन ने भेजी थोड़ा सा काम हो, ठीक है। मतलब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर, तो यहां से सिक्रीट किया जाता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट किया जाता है। क्लियर है? एल्डोस्टेरोन जैसे ही सिक्रीट हुआ, अब देखो एल्डोस्टेरोन, इसीलिए रास में नाम एल्डोस्टेरोन है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन आ गया ना। चलो, एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करवा के, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवा के क्या करता है? एल्डोस्टेरोन भाई हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग डीसीटी के फंक्शन में। क्या पढ़ा था? एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो कि सोल्ट रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, मेनली सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, और बहुत कम अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। तो ये क्या करेगा? ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम, या फिर ये लिखो इन डीसीटी एंड सीडी, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा देगा। अब वहां से सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, मेनली डीसीटी होता है इसमें, और मेनली सोडियम रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? ब्लड जो भी बॉडी फ्लूइड्स होंगे, यानी मेनली जो ब्लड है
उसके अंदर सोल्ट्स की अमाउंट बढ़ जाएगी। ठीक है, सोडियम सोल्ट ही तो फॉर्म करेगा जाकर के, तो सोल्ट्स इन ब्लड इन बॉडी फ्लूइड्स लिख लो। ठीक है, ठीक, ज्यादा सही रहेगा। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड्स में सोल्ट्स की अमाउंट बढ़ गई। सोल्ट्स की अमाउंट बढ़ गई तो याद कर लो, वापस वहीं आ जाओ जहां से ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। जब बॉडी फ्लूइड्स में सोल्ट की अमाउंट बढ़ती है, सोल्ट की अमाउंट बढ़ती है तो ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ओस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस को बोलते हैं इलाज कर कोई ना कोई, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलता है जो मैंने तुझे दिया था वो आगे दे दे। ठीक है, चलो घूम फिर के आ गया ना वही। तो इसने क्या किया भाई, क्या किया, एडीएच का सिक्रीशन करवाया। इतना क्यों कहानी पढ़ो, जो मेन पॉइंट है उसी पे आ जाओ ना, वो तो अपन जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसने क्या किया, एडीएच का रिलीज करवाया। एडीएच, ठीक है, एडीएच की अमाउंट बढ़वा दी। अब एडीएच की अमाउंट बढ़ी तो इससे क्या हुआ, एडीएच की अमाउंट बढ़ी तो इससे चेंज आया। किस तरह का चेंज आया कि भाई एडीएच के कारण डीसीटी व कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, है ना, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, इससे क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल फिर मेंटेन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, मेंटेन वाटर लेवल इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल को मेंटेन कर देता है। अब ये रास समझ आया, पल्ले पड़ी बात कि भाई कहां से शुरू हुआ और कहां करके खत्म हुआ है, किस तरह से पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म किया गया है। समझ आया ना, समझ गए तुम लोग। तो देखो, बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल कम हुआ था, बीपी कम हुई थी, जीएफआर कम हुई थी, जीएफआर कम होती मैकुलर डेंसा को पता चला, मैकुलर डेंसा ने जेजी सेल्स को बोला, जेजी सेल्स ने रेनिन रिलीज कर दिया, रेनिन ने क्या किया, इनएक्टिव प्रोटीन जो कि लीवर से आ रहा था एंजियोटेंसिनोजन, उसको एक्टिव फॉर्म एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज कर दिया। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट लंग्स से आए हुए कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है और बन जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एक पावरफुल वेस्टोकंस्ट्रिक्टर है, क्या करता है, ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन करवा के बीपी को तो यही मेंटेन कर देता है। अब बॉडी फ्लूइड्स में वाटर लेवल मेंटेन करना था तो कैसे करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पार्ट के पास जाएगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करवाएगा, बॉडी फ्लूइड्स में साल्ट लेवल बढ़ाएगा और इस वजह से एडीएच रिलीज होगा। एडीएच रिलीज होते ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होते ही वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ सिर्फ डीसीटी लिखो, ज्यादा सही रहेगा। देखो, ठीक है, क्योंकि मेनली डीसीटी से होता है इसका इफेक्ट। चलो, तो ये है रास, काफी लंबा चौड़ा है ना, इसीलिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही क्वेश्चन वेटेज रखता है। समझ गए, है कुछ नहीं, अबे समझने वाली चीज है। अगर तुमसे कोई पूछे भाई एंजियोटेंसिन को, चलो ठीक है, इसको वाटर लेवल मेंटेन करना था, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना था, तो मैं घूम फिर के सॉल्ट बढ़ा के फिर वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्यों करवाया, डायरेक्ट एडीएच को स्टिमुलेट करवा देता ना, करवा सकता था। डाउट आ सकता है ऐसा, है ना, क्यों नहीं करवाया फिर। अब बीपी तो इसने मेंटेन कर दी, ये डायरेक्ट एडीएच के पास आ सकता था ना। एल्डोस्टेरोन वाला फंड क्यों किया, क्योंकि एडीएच यहां से सिक्रीट होता है पिट्यूटरी से, ठीक है, और ये हार्मोन यहाँ किडनी की बात है, किडनी में यहाँ, समझ गए, ये कांड किडनी में चल रहा था, ये रास, समझ गए। अब ये यहां से चल करके यहाँ नहीं जा सकता, इसलिए इसने अपने पास वाले से ही काम चलाया। अब हम नहीं जा सकते तो उसको बुला लो, जगह का इंतजाम ही तो करना है, जगह थी इसके पास किडनी की, तो क्या किया, ये एडीएच तक नहीं जा सकता था तो इसने एडीएच को बुला लिया।
कैसे बुलाया, एल्डोस्टेरोन को मैसेज दे करके, है ना। ये रास है, निपटाओ इसे, इंपॉर्टेंट है, निपटाओ। हो गया, चलो 2 घंटे, चलो ये है। अब रेनिन वाला या फिर हम लोग कहें जेजीए वाला रेगुलेशन या फिर रास वाला रेगुलेशन कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है। चलो अब पॉइंट बनाओ थर्ड, रेगुलेशन बाय एएनएफ। एएनएफ कैसे रेगुलेट कर, ये तो रेगुलेशन थी जब बीपी बढ़ सॉरी बीपी घट जाए, है ना। जब बीपी बढ़ जाए तब क्या होगा भाई, उसको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा। तो देखो यहां पॉइंट है थर्ड, बाय एएनएफ, बाय एएनएफ। एएनएफ क्या है, डिस्कस कर चुके हैं ना कल, क्या है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, क्लियर है। एएनएफ कहां से रिलीज होता है, तो देखो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिलीज्ड फ्रॉम वॉल्स ऑफ ऑरिकल, वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट के ऑरिकल्स की वॉल से रिलीज होता है, क्लियर है। क्या करता है भाई, ये क्या है, इट इज अ वेसो डाइलेटर, ये एक वेसो डाइलेटर है। वेसो कंस्ट्रिक्टर अभी भी पढ़ के आए हैं ना, एंजियोटेंसिन सेकंड, ये वेसो डाइलेटर है। वेसो डाइलेटर क्या करता है, डाइलेट करता है, क्लियर है। क्या करता है, डाइलेट करता है, डाइलेट ब्लड वेसल्स, डाइलेट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डाइलेट कर देता है। अब ब्लड वेसल्स को डाइलेट कर देता है तो ये काम कैसे करता है, मतलब ये फंक्शन कैसे करता है, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है इसके थ्रू। तो देखो फंक्शन देखने के लिए हमें एक इमेजिनरी कंडीशन डिस्कस करनी पड़ेगी। कंडीशन है कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, बीपी बढ़ा हुआ है, चाहे किसी रीजन से भी बढ़ा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो जीएफआर बढ़ा होगा, है ना। जीएफआर बढ़ा है तो बनने वाले फिल्ट्रेट की अमाउंट बढ़ी है, तो बनने वाले यूरिन की भी अमाउंट बढ़ी है, ठीक है। और ये ठीक नहीं है, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो फिर क्या किया जाना चाहिए, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। रेगुलेट कैसे होता है, तो भाई एएनएफ रिलीज होता है, फिर आता है एएनएफ रिलीज्ड, और एएनएफ रिलीज हो गया, ये क्या करेगा, ये करता है डायलेशन इन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, ब्लड वेसल्स को चौड़ी कर देगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो प्रेशर घट जाएगा। तो आफ्टर ऑल ये चौड़ी कर देता है ब्लड वेसल्स को, कंफ्यूजन तो इस वजह से बीपी घट जाती है, वापस रेगुलेट हो गया, है ना। ये इतनी एक रेगुलेशन थी इस बेचारे की कोई ज्यादा वो नहीं है माया, थोड़ा बहुत ही पॉइंट है, ठीक है। ये रेगुलेशन थी एएनएफ वाली, हो गया। चलो लपेट लो। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। एएनएफ की रेगुलेशन भी हो गई, यानी रेगुलेशन तीनों टाइप की कंप्लीट कर चुके हैं अपन। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट है भाई डिसऑर्डर्स, तो लगाओ हेडिंग, हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। अब जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम,
क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो कि फर्स्ट डायबिटीज। डायबिटीज से स्टार्टिंग करते हैं। डायबिटीज जनरली दो तरह की देखी जाती है, ठीक है? दो तरह की, कौन सी? तो एक जिसे तुम लोग जानते हो, एक जिसे तुम लोग जानते हो मेलाइटस, क्लियर? एक जिसे तुम लोग नहीं जानते, इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस दो तरह की डायबिटीज होती है। मेलाइटस में क्या होता है भाई? तो देखो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, वही डायबिटीज है। क्या होता है? यहाँ इंसुलिन की डेफिशिएंसी से ये डायबिटीज होती है, ठीक है? समझ गए? तो ये इस तरह लिखो, ड्यू टू, इसका रीजन है ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण हुई है, ठीक है? इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण क्यों भाई? इंसुलिन नहीं है, ठीक है? इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज को सेलुलर अपटेक ये करवाता था, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को प्रमोट ये करता था, ठीक है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम ये करता था, चाहे किसी तरीके से करे, समझ लो? ग्लाइकोजन ये फॉर्म करवाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, समझ गए? क्लियर? इसलिए डायबिटीज मेलाइटस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिक डायबिटीज है ये, ठीक है? हाइपर ग्लाइसेमिक, ये हाइपर ग्लाइसेमिक वर्ड जो है ना, ये यूज होता है इंसुलिन हार्मोन के लिए, और इसकी वजह से जो डायबिटीज हुई हाइपर ग्लाइसेमिक डायबिटीज, ये है, ठीक है? अब ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो ग्लूकोज कितना फिल्टर करेगी किडनी? एक लिमिट होती है ना हर चीज की, इसमें तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो ग्लूकोज फिर क्या करता है? यूरिन के साथ एक्सक्रीट होना स्टार्ट करता है, ठीक है? जिससे कंडीशन बनती है ग्लूकोज यूरिया, क्लियर है? ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज यूरिया की कंडीशन क्या है? यूरिन के साथ ग्लूकोज भी एक्सक्रीट होने लग जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स के यूरिन की हुई जगह पे चींटियां ज्यादा घूमती हैं, कभी देख लेना। जिसको शुगर हो वो यूरिन करे, पेशाब करे, तो उसके उस पेशाब वाली जगह पे चींटियां लगी होंगी, ठीक है? नीचे मिट्टी में या वॉशरूम में, जहां भी, क्योंकि ग्लूकोज है उसके यूरिन में, उसको ग्लूकोज यूरिया है। चलो नेक्स्ट भाई, ग्लूकोज यूरिया हो गया। एक कंडीशन और बनती है यहाँ, ये कंडीशन क्यों बनती है समझ लो। ग्लूकोज हमारे लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अब सेल्स को तो मिल नहीं रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है जो सेल्स को ग्लूकोज देता था, तो इंसुलिन के एब्सेंस में ब्लड में ही पड़ा रहेगा सारा ग्लूकोज, सेल्स को मिल नहीं रहा। सेल बॉडी को बोलेंगे कि भाई ग्लूकोज नहीं मिल रहा, क्या चक्कर है, खाना नहीं खा रहे क्या? उनको क्या पता खाना खाया जा रहा है या नहीं खाया जा रहा, उनको तो तब लगेगा खाना खाया जा रहा है जब उनको ग्लूकोज मिलता रहे। तो बॉडी बोलती है नहीं खाना तो खाया था, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो दोबारा खाते हैं। दोबारा खा लिया, इंसुलिन है ही नहीं, खाना डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज बन गया, ब्लड में चला गया, ब्लड से आगे नहीं जा रहा। चल बोलते हैं बावली बूच बना रहा है, मुझे बोल रहा है खा रहा हूं और खाना खा ही नहीं रहा है, मेरे तक तो ग्लूकोज आ ही नहीं रहा है। तो सर बॉडी बोलती है ना यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी अभी तो 5-10 टिकट पड़े हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो बोला चल कोई नहीं, तेरी खुशी के लिए फिर खा लेते हैं। तो भाई ऐसी कंडीशन में भूख बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है? पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है। दूसरा भाई अब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो कहीं जाएगा ही नहीं, यूज नहीं होगा, तो वो यूरिन के थ्रू ही निकलेगा। अब यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है? तो यूरिन में थोड़ा बहुत वाटर भी बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज आफ्टर ऑल है तो एक तरह का सब्सटेंस ही, ठीक है? एक कंपाउंड ही है, और कंपाउंड को तो वाटर के साथ ही निकाल सकते हैं, वाटर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यूरिन की अमाउंट बढ़ रही है। यूरिन बहुत ज्यादा आता है ऐसे पेशेंट्स को, ठीक है? चलो
नेक्स्ट, अब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो सेल्स अल्टरनेट सोर्स पे जाते हैं। सेल बॉडी को बोलते हैं छोड़, तू बावड़ी बूझ बना रही है, खा नहीं रही तू ना, चल तू ना खा, कोई नहीं, मेरे कन दूसरा इलाज है। दूसरा इलाज क्या करते हैं ये दूसरा इलाज करते हैं कि बॉडी में स्टोर्ड फैट को यूज करने लग जाते हैं। बोला मजा आ जाएगा, स्टोर हुए खाने को यूज करूंगा, मतलब ग्लूकोज मेरा क्या जाता है, तो ये फैट को यूज करने लग जाते हैं। अब ग्लूकोज के टूटने से तो कार्बोहाइड्रेट वाटर बन रहा था जो कि निकल रहा था आसानी से, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम वाटर को यूज कर लेते थे अपन, बट फैट जब टूटेगा ना तब हार्मफुल सब्सटेंस बनेंगे, कीटोन बॉडीज, और वो कीटोन बॉडीज स्टोर नहीं हो सकते, यूज नहीं हो सकते, तो वो एक्सक्रीट किए जाएंगे, यानी यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज भी आएंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोन यूरिया। क्या बोलते हैं? कीटोन यूरिया, यानी यूरिन के साथ कीटोन बॉडीज भी आएंगे, ठीक है। ये कंडीशन भी डायबिटीज मेलाइटिस की है, ये कंडीशन भी डायबिटीज मेलाइटिस की, कीटोन बॉडीज आएंगी, ये है। और वो जो दो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि एक भूख बहुत ज्यादा लगती है और एक यूरिन बहुत ज्यादा बनता है और रिलीज किया जाता है। तो देख लो, एक तो है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया होती है एक्सेसिव हंगर, भूख बहुत ज्यादा लगना, ठीक है। और एक कंडीशन है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया यानी मिक्सचुरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, जरूरत से ज्यादा बार बार मिक्सचुरेशन करना पड़ेगा, ये है। अब डायबिटीज इंसिपिडिस, ये बेचारी थोड़ी सी अलग टाइप की है, ठीक है, इसीलिए तुम लोग इसे पढ़ते नहीं। डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडिस फर्स्ट ऑफ ऑल तो होती है ड्यू टू ADH डेफिशिएंसी, ठीक है। ADH की अगर डेफिशिएंसी होगी ना, उस कंडीशन में जो डायबिटीज होगी वो इंसिपिडिस होगी। कैसे? ADH वाटर रीअब्सॉर्ब करवाने वाला हार्मोन है, ADH डेफिशिएंट हो गया तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा, वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम हो गया तो क्या होगा? यूरिन में वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी, अबे है ना, H2O इन यूरिन, ये बढ़ जाएगा। देखो, अगर यूरिन में वाटर बढ़ गया, ठीक है, तो यूरिन की अमाउंट ज्यादा होगी तो बार बार उसे रिलीज करना पड़ेगा, यानी यहां भी कंडीशन पोलीयूरिया की हो जाएगी, है ना, पोलीयूरिया की कंडीशन हो जाएगी। मिक्सचुरेशन बहुत ज्यादा होगा, है ना, लिख लो, मिक्सचुरेशन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस तरह वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है, मिक्सचुरेशन ज्यादा हो रहा है, पोलीयूरिया हो रही है, तो बॉडी में वाटर की कमी आएगी और हमें प्यास लगेगी। हम कितना ही पानी पी ले फिर भी प्यास से ही रहेंगे पानी के, ठीक है, ये पानी वाली प्यास की बात हो रही। चलो, तो प्यास से ही रहेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं पॉलीडाइप्सिया। पॉलीडाइप्सिया को क्या कहोगे? एक्सेसिव थ्रस्ट। समझे? प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। चलो, ये दो तरह की डायबिटीज है। अब अगर दोनों में डिफरेंस देखें ना तो एक जनरल टर्म यूज की जाती है। देखो, हम लोग कई बार डायबिटीज मेलाइटिस जो है ना, उसे एक टर्म देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग डायबिटीज इंसिपिडिस को एक टर्म देते हैं। वो टर्म्स क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण होती है, तो इसमें यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलेगा, ग्लूकोज यूरिया होगा, तो इसमें
यूरिन का टेस्ट आ जाएगा एक, कैसा टेस्ट, ग्लूकोज मीठा होता है तो स्वीट यूरिन होगा, ठीक है, क्लियर है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्वीट यूरिन आता है, क्लियर है। जबकि इंसिपिडस एडीएच डेफिशिएंसी के कारण ये बस वाटर की अमाउंट बढ़ी है, तो वाटर से तो कोई टेस्ट आता ही नहीं, तो इंसिपिडस टेस्ट लेस यूरिन होगा, टेस्ट लेस यूरिन, क्लियर है, इंसिपिडस में, समझ रहे हो। तो मेलाइटस में स्वीट टेस्ट होगा यूरिन का और इंसिपिडस में यूरिन टेस्टलेस होगा, क्लियर है। तो इसे टेस्टलेस डायबिटीज भी बोल देते हैं, उसे स्वीट डायबिटीज भी बोल देते हैं, मधुमेह जिसे बोलते हो, ठीक है। चलो ये निपटा हुआ, ये दो तरह की डायबिटीज है, पहला डिसऑर्डर था, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड डिसऑर्डर। अब जो डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, वो भाई बहुत ही खतरनाक सा डिसऑर्डर है, इसकी वजह से हमारे बेचारे मेंडल अंकल चल बसे थे, ठीक है। क्या हुआ था तो देख लो, अब मेंडल अंकल कौन थे और वो चल कैसे बसे ये जान लो। तो देखो ये डिजीज है सेकंड, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जनरली इसके लिए एक टर्म और यूज होती है, इसे ब्राइट्स डिजीज भी बोलते हैं, ब्राइट्स डिजीज, क्लियर है, इसके लिए यूज होने वाली टर्म है। कैसा डिसऑर्डर है, तो इट इज जिसके पीछे आ जाए मतलब इन्फ्लेमेशन हो रही है, और कहां हो रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में, क्लियर है। तो लिखो इन्फ्लेमेशन का डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होगी। ग्लोमेरुलस या मोर करेक्ट अगर अपन लोग कहें ना तो यहां मेल्फिजियन बॉडी कहेंगे, ठीक है, मेल्फिजियन बॉडी, क्योंकि सिर्फ ग्लोमेरुलस में नहीं, बोमन कैप्सूल का भी एक तरह से इन्फेक्शन है, ठीक है, वहां भी इन्फ्लेमेशन होती है। अब ये होता किस वजह से है, तो देखो यहां इसका रीजन है कि ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, सॉरी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, क्लियर है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन से क्या होता है, इस इन्फेक्शन से जो बोमन कैप्सूल है ना, मेल्फिजियन बॉडी का पार्ट है, उस बोमन कैप्सूल के जो पोडोसाइट सेल्स है उनका डायमीटर बढ़ जाता है, क्लियर है, समझ गए। इसमें क्या होता है कि जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पोर्स ऑफ पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स ऑफ बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल इंक्रीज, बोमन कैप्सूल के पोडोसाइट सेल्स का डायमीटर बढ़ जाता है। अब बोमन कैप्सूल के पोडोसाइट सेल्स का डायमीटर बढ़ गया मतलब छेद चौड़े हो गए, आम भाषा में कहें तो छेद चौड़े हो जाते हैं ना, तो बड़े के घुसने की भी जगह हो जाती है, समझ रहे हो, बड़े बड़े घुस सकते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। चलो तो अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल यहां फिल्ट्रेट में नहीं आने थे वो मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे, मतलब जो चीजें नहीं घुसनी थी वो भी घुस जाएंगी क्योंकि छेद चौड़ा हो गया। हाँ ऐसा समझते हो ना तुम लोग। चलो छेद चौड़ा हो गया, जो चीजें नहीं घुसनी थी वो भी घुस गई, और इस वजह से फिल्ट्रेट में जो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए थे वो भी आ गए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स
फ्लोज आउट विद यूरिन। और इस वजह से क्या हुआ, वो एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से, तो एक चीज याद करो, ये एसेंशियल एलिमेंट्स ही थे जो अड़ रहे थे इन छेद के आगे, छेद को बंद कर रहे थे, और जिसकी वजह से बीसीओपी बन रही थी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। और वो बीसीओपी बना रहा था अल्ब्यूमिन प्रोटीन, है ना। तो अब छेद बड़े हो गए तो अल्ब्यूमिन भी गपाक से अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अल्ब्यूमिन भी यूरिन के साथ निकल जाएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे अल्ब्यूमिन यूरिया। ये कोज करता है अल्ब्यूमिन यूरिया, इस वजह से होती है अल्ब्यूमिन यूरिया। क्लियर है। ये कंडीशन वो है जिसमें अल्ब्यूमिन जाएगा यूरिन के साथ, क्या होगा, यूरिन के साथ अल्ब्यूमिन प्रोटीन भी जाएगा, ये कंडीशन है, ठीक है, अल्ब्यूमिन यूरिया, समझ गए, क्लियर है। चलो, और इस कंडीशन से बेचारे हमारे मेंडल अंकल चल बसे। मेंडल अंकल कौन कौन, मेंडल अंकल, मेंडल अंकल मटर वाले, मेंडल अंकल मटर वाले, वो बेचारे चल बसे थे, उनको श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। 1884 में उनकी डेथ हो गई थी बेचारे की, क्या करें, गुमनामी में ही चले गए, बड़े दुख की बात। तो ये नोट कर लो तुम, उनके दुख के साथ याद रख लेना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। चलो, हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, तो देखो नेक्स्ट डिसऑर्डर, नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट डिसऑर्डर बनता है यहां थर्ड डिसऑर्डर, गाउट। गाउट क्या है, गाउट एक टाइप की अर्थराइटिस है, क्लियर, इट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या होता है, अर्थरोज यानी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, क्लियर है, समझ रहे हो, यानी हम लोग क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, तो देखो, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ crystals of monosodium salt of यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के मोनोसोडियम सोल्ट्स क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। सोडियम का सोल्ट मेनली क्रिस्टल बनाता है, लूण देखा है, नमक, वो भी तो क्रिस्टल्स ही हैं, तो सोडियम के सोल्ट क्रिस्टल बनाते हैं। अब यूरिक एसिड के साथ जब एक एक सोडियम जुड़ जाएगा ना, मोनोसोडियम सोल्ट हो जाएंगे, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, ये क्रिस्टल जाकर के जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से जॉइंट खराब हो जाता है, और इसे कहते हैं जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, ये है गाउट, समझ गए। चलो, ये है, याद रखना, मोनोसोडियम सोल्ट्स ऑफ यूरिक एसिड, इसके क्रिस्टल हैं। नेक्स्ट फोर्थ है भाई रीनल कास्ट, रीनल कैलकुली या फिर रीनल स्टोन, बात कर चुके हैं ना इसके बारे में पहले, है ना। ये क्या है, ये पथरी वाली बीमारी है। इसमें क्या हो जाता है, यहां डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ, मेनली
mainly in renal pelvis, mainly in renal pelvis. renal pelvis में ज्यादातर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के सोल्ट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और ये डिपॉजिट होते हैं तो ये एक लार्ज फॉर्म बना लेते हैं, कॉन्जुगेटेड फॉर्म बना लेते हैं, और ये हार्ड होती है, स्टोनी फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसे रीनल कैल्कुली स्टोन या कास्ट बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे है? ट्रीटमेंट पहले तो है भाई हाइड्रोथेरेपी, ठीक है, पहला ट्रीटमेंट तो है हाइड्रोथेरेपी। फिर ऑप्शन बचता है हाइड्रोथेरेपी से सॉल्यूशन ना हो तो सर्जरी का, और आजकल सर्जरी की जगह लेजर का ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट समझ गए। चलो, ये रीनल कैल्कुली, रीनल कास्ट या रीनल स्टोन है, हो गए। अब नेक्स्ट फिफ्थ डिसऑर्डर, नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है तो देखो, नेक्स्ट डिसऑर्डर है यूरेमिया। यूरेमिया, चलो, यूरेमिया, ये कैसा डिसऑर्डर है भाई? नाम बड़ा प्यारा नाम है इसका, यूरेमिया, ठीक है। कैसा डिसऑर्डर है? कैसा डिसऑर्डर है? ये ऐसा डिसऑर्डर है जब ब्लड के सॉरी क्या होता है भाई, ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट बढ़ जाती है। क्लियर है? कब होता है ये यूरेमिया? जब ब्लड यूरिया लेवल एक्सीड हो जाता है। किससे एक्सीड हो जाता है? ब्लड यूरिया लेवल ज्यादा हो जाता है, किससे? मोर देन 40 मिलीग्राम, ठीक है, 40 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है, तब उस कंडीशन को हम लोग यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। यानी ब्लड के अंदर यूरिया एक्यूमुलेट होने लगी, अमाउंट बढ़ने लगी, ये 40 मिलीग्राम को पार कर गई, तब इसको यूरेमिया बोलते हैं। तो पूछा था भाई नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है? पूछ सकते हैं ना, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल कितना है? तो लिखो नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल, नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल है 17 to 30 मिलीग्राम, क्लियर है, और ये मिलीग्राम में ही आएगी, ठीक है, ये है 70 to 30 मिलीग्राम। अब अगर ये बढ़कर के 40 से ज्यादा हो जाए तो यूरेमिया की कंडीशन है, ठीक है। यूरेमिया की कंडीशन कब होती है? जब किडनी यूरिया को फिल्टर ना कर पाए, ब्लड को फिल्टर ना कर पाए, ब्लड से यूरिया ना निकाल पाए, यानी ये वो कंडीशन है जहां किडनी अपने काम में फेल हो रही है, किडनी फेलियर का केस है ना। चलो, किडनी फेलियर का केस है तो इसका भाई ट्रीटमेंट कैसे होगा रे? इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो इसके दो ट्रीटमेंट है, ठीक है, इसके दो ट्रीटमेंट है। कौन से? एक तो है टेम्परेरी ट्रीटमेंट और एक है परमानेंट ट्रीटमेंट। टेम्परेरी मतलब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पेड़ को थोड़ा थोड़ा काटा जाए, एक कतई जड़ से ही उखाड़ दिया जाए इस बीमारी को, ऐसा ट्रीटमेंट। तो देखो, टेम्परेरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेरी ट्रीटमेंट को कहा जाता है डायलिसिस, क्लियर है। और परमानेंट ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांटेशन, या फिर इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं, पहले डायलिसिस फिर ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। निपटाओ ये जल्दी, हो गया? चलो, तो पहले ट्रांसप्लांटेशन फिर डायलिसिस।
सॉरी पहले टेम्परेरी वाला डायलिसिस डिस्कस करते हैं, फिर ट्रांसप्लांटेशन। देखो अब हम बात कर रहे हैं डायलिसिस की, ठीक है, पॉइंट बनाओ डायलिसिस। और डायलिसिस किसका हो रहा है? ब्लड का, गधो, ब्लड का, खच्चर, ब्लड का, किडनी का नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस, क्लियर है, समझ गए? डायलिसिस के इस प्रोसीड्यूर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स या दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स या एलिमेंट्स यूज लेते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो देखो इसमें पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा वो इंस्ट्रूमेंट जहां डायलिसिस होगी, उसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट। क्लियर है? जो डायलाइसिस करेगी वो यूनिट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हमारी किडनी की तरह काम कर रही है ना, और हम लोगों ने बनाया है, इसको कह सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी ये वो इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर है? ये क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है, समझ गए? पहला आर्टिफिशियल किडनी है या वो इंस्ट्रूमेंट है, डायलाइजिंग यूनिट, जो यूज किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड एलिमेंट, क्या ये इंस्ट्रूमेंट अकेला कर देता है? नहीं, सेकंड एलिमेंट के बिना नहीं कर पाएगा डायलिसिस। सेकंड एलिमेंट क्या है? सेकंड एलिमेंट है इस प्रोसेस के लिए यूज होने वाला फ्लूइड, तो उसे कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्लियर है? डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड कैसा होता है? तो ये एक ऐसा फ्लूइड है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर है, और इसकी कंपोजिशन सेम एज हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसी रखी जाती है, ठीक है, हैविंग कंपोजिशन सेम एज ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जैसी कंपोजिशन होगी, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, एक्सेप्ट किस चीज को? कि ब्लड प्लाज्मा में तो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, यहां नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, N2 वेस्ट नहीं होंगे। और एक थर्ड एलिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक तरह से, तो ये क्या है? ये यहां यूज किया जाता है सेलोफेन ट्यूब्स का, सेलोफेन ट्यूब्स का, क्लियर है? सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब बाय नेचर सेमी परमिएबल होती है, क्लियर है? सेमी परमिएबल ट्यूब है ये, समझ गए? इन्हें हम लोग पेरिटोनियल ट्यूब भी बोलते हैं, पेरिटोनियल ट्यूब भी बोलते हैं। सेलोफेन ट्यूब या पेरिटोनियल ट्यूब का यूज किया जाता है, तब जाकर के ये इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ ब्लड को फिल्टर किया जाता है, तो ब्लड लिया कहां से जाता है भाई? ब्लड को फिल्टर करना है ना, तो ब्लड कहां से लिया जाएगा? एक सेकंड रुको। चलो हम बात करें ब्लड कहां से लिया जाएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ब्लड टेकन फ्रॉम, ये ब्लड कहां से लिया जाएगा जिसे फिल्टर करना है? ये ब्लड लिया जाएगा पेशेंट की सबक्लेवियन आर्टरी से, सबक्लेवियन आर्टरी, क्लियर है? और ब्लड को फिल्टर करके वापस डाला कहां जाएगा? वापस कहां डाल दिया जाता है? ब्लड वापस कहां डाला जाएगा? अगर मैं पूछूं सबक्लेवियन आर्टरी यानी हाथ की आर्टरी से ले लिया, वापस ब्लड कहां जाएगा?
blood passes into subclavian वेन, ब्लड सबक्लेवियन वेन में वापस डाल दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? सबक्लेवियन आर्टरी से लेंगे, वेन में डाल देंगे, ये होता है पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए? ये है। अब इसका डायग्राम बनाओ तब ये समझ आएगा कैसे परफॉर्म होता है डायलिसिस। ठीक है, हो गया ये? चलो अब डायग्राम बनाते हैं। चलो हम लोग बनाओ डायलाइजिंग यूनिट। ये इसके अंदर सेलोफेन ट्यूब डाली गई है। ये क्या किया गया है? सेलोफेन ट्यूब डाली गई है इस डायलाइजिंग यूनिट के अंदर। क्लियर है? और डायलाइजिंग यूनिट की इस बची हुई जगह को, ये जो जगह खाली बच गई है, इस वैकेंट स्पेस को भर दिया गया है किससे? डायलाइजिंग फ्लूइड से। ये डायलाइजिंग फ्लूइड है। ट्यूब के अंदर नहीं है, ट्यूब के अंदर मत बनाना, ट्यूब को छोड़ करके बाकी जितनी जगह है वहां ये डायलाइजिंग फ्लूइड भर दिया है। ठीक है, डायलाइजिंग फ्लूइड भर दिया। इस तरह से। चलो ये डायलाइजिंग फ्लूइड भर दिया। अब क्या किया जाता है? इस डायलाइजिंग यूनिट से कनेक्ट किया जाता है पेशेंट की आर्टरी को। ठीक है, किसे कनेक्ट किया जाएगा? पेशेंट की आर्टरी को। तो ये पेशेंट की आर्टरी यहाँ कनेक्ट कर दी गई। ठीक है, जिसके अंदर से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है। ठीक है, जो इस सेलोफेन ट्यूब से होते हुए पास होगा, ये ब्लड है। समझ रहे हो? इसीलिए डिफरेंट कलर यूज किया है मैंने। ये ब्लड इस ट्यूब से पास हो जाएगा। यहां से पास होगा और पास होते हुए फिल्टर हो जाएगा, फिर वापस इसे डाल देंगे पेशेंट की सबक्लेवियन वेन के अंदर। क्लियर है? किस में डाल देंगे? पेशेंट की सबक्लेवियन वेन के अंदर, और यहां से वापस बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो देखो लिया किससे है? आर्टरी से लिया है। ये क्या है? आर्टरी। क्लियर है? और डाला कहां है ब्लड को? वापस वेन में। किसके अंदर से पास करवा के? इस डायलाइजिंग यूनिट से। ये डायलाइजिंग यूनिट में क्या है जिससे ब्लड पास होता है? ये सेलोफेन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब से, जो कि सेमी परमिएबल है। ठीक है, अब क्या होगा? ये सेलोफेन ट्यूब डिप की गई है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में। डायलाइजिंग
फ्लूइड के अंदर डिप की गई है। तो देखो किस तरह काम करता है। ब्लड के अंदर यूरिया है, ठीक है, और यहाँ डायलाइजिंग फ्लूइड में हम लोगों ने कहा N2 वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट किसी तरह का नहीं होता, यानी यूरिया नहीं है। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ब्लड से यूरिया पास होकर के, क्योंकि सेलोफेन ट्यूब सेमी परमिएबल है, पास होकर के इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाती है, ठीक है। पास होकर के यूरिया क्या करेगी, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगी। यहाँ क्या आ रही है, यूरिया, यहाँ क्या आ रही है, यूरिया, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में भर जाएगी यूरिया। क्लियर है, इस तरह से, इस तरह से, समझ रहे हो। ये होती है डायलाइसिस। किडनी में तो यही करती थी, यूरिया फिल्टर करती थी, बस इस तरह से यूरिया फिल्टर हो गया, समझ गए। डायलाइजिंग फ्लूइड को बदल दो और बात खत्म। चलो, तो ये प्रोसेस थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्यों, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड महंगा आता है। सारा खेल इस डायलाइजिंग फ्लूइड का, ये लैब में बनता है तो प्रिपरेशन प्रोसेस महंगी है इसकी, थोड़ी कॉस्टली है। चलो, अब भाई एक बात की जाए, ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है, ब्लड तो कोगुलेट हो जाना चाहिए, क्लोट हो जाना चाहिए, ये क्लोट क्यों नहीं हो रहा है, ये फ्लो क्यों कर रहा है। तो यहाँ हम लोग बॉडी से बाहर आते ही इस ब्लड के अंदर एक इंजेक्शन डालते हैं, किस चीज का, एंटी कोएगुलेंट का। क्लियर है, ये इंजेक्शन किसका डाला, एंटी कोएगुलेंट का, एंटी कोएगुलेंट का। और एंटी कोएगुलेंट बॉडी के अंदर हिपेरिन था, तो हिपेरिन जैसे ही एंटी कोएगुलेंट का डाल दिया, लाइक हिपेरिन, लाइक हिपेरिन, हिपेरिन जैसे एंटी कोएगुलेंट का इंजेक्शन डाल दिया ताकि ये क्लोट ना हो जाए इस ट्यूब में। अब बॉडी के अंदर वापस जा रहा है, बॉडी में तो सफिशिएंट एंटी कोएगुलेंट है, ये चला गया तो क्या होगा, चोट लग गई तो भी कोएगुलेशन नहीं होगा, अगर एक्स्ट्रा चला गया तो फिर इसको यहाँ ही खत्म किया जाता है। निकाल तो सकते नहीं, तो इसको इसी ब्लड के अंदर खत्म कर दिया जाता है। कैसे भाई, इसको तोड़ने वाला सब्सटेंस डाल देते हैं हम लोग। तोड़ने वाला सब्सटेंस क्या होगा, हिपेरिन को तोड़ने वाला, हिपेरिन जैसा एंटीकोएगुलेंट डाला है ना, तो इस एंटीकोएगुलेंट को तोड़ने वाला कोएगुलेटिंग सब्सटेंस होगा। वो किस जैसा होना चाहिए, जो हिपेरिन को तोड़ सके। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ एंटी हिपेरिन सब्सटेंस डाल दिया जाता है, एंटी हिपेरिन। क्लियर है, ये एंटी हिपेरिन है, यानी एंटी कोएगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट का भी दुश्मन है ये, समझ गए। ये डायलाइसिस होती है। हो गया, कंप्लीट है, समझ आया। चलो लपेट लो जल्दी, हो गया ना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, यानी ट्रांसप्लांटेशन की। भाई ट्रांसप्लांटेशन कुछ नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन में एक डोनर होगा और एक रेसिपिएंट होगा, ठीक है, मतलब एक किडनी देने वाला होगा और एक किडनी लेने वाला होगा। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग बोलते हैं इसे। क्या होता है, यहां डोनर से किडनी ली जाएगी और रेसिपिएंट के अंदर डाल दी जाएगी, ठीक है, क्या, किडनी। अब इस ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस रेट, इसकी जो सक्सेस है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि देने वाला डोनर कितना क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, क्लोज रिलेटिव पे या क्लोज रिलेशन पे, ठीक है। डोनर जितना क्लोज रिलेशन में होगा उतनी ही ज्यादा सक्सेस होगी इसकी। यानी डोनर कौन हो सकता है, अगर अपन बात करें तो डोनर सबसे ज्यादा सक्सेस रेट होती है मोनोजाइगोटिक ट्विन की, मोनोजाइगोटिक ट्विन की। मोनोजाइगोटिक ट्विन मतलब वो ट्विन्स, वो दो बच्चे जो एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हो जाती है कई बार ये सिचुएशन। दोनों बिल्कुल दिखने में एक से होंगे, सेक्स दोनों का एक होगा, सारे ऑर्गन की डेवलपमेंट एक जैसी होगी, तो यहाँ दिया जा सकता है आराम से, तो इसमें सक्सेस रेट सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट, इसको छोड़कर और किसमें, तो फिर डाइजाइगोटिक ट्विन में।
डाइजाइगोटिक ट्विन, क्लियर है, उसमें सक्सेस रेट होगी। फिर डाइजाइगोटिक ट्विन से थोड़ी सी कम किस में होगी, सिबलिंग में, यानी भाई बहनों में, और भाई बहनों से कम होगी पेरेंट्स में, क्लियर है, पेरेंट्स में, और पेरेंट्स से भी कम होगी फिर पड़ोसियों में, यानी अदर रिलेटिव्स, चाचा बुआ मामा फूफा मौसी जो भी हो, तो ये सक्सेस रेट होती है, ठीक है। अब मोनोजाइगोटिक ट्विन एक ऐसा केस है जहां 100% सक्सेस होगी, और इस केस में किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जो केस होते हैं यहाँ रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, रिजेक्ट किया जा सकता है ग्राफ्ट को, ठीक है, रिजेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो पेशेंट शुड टेक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन्स। इम्यूनोसप्रेसिव यानी हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली मेडिसिन लेनी होगी, ठीक है, समझ गए। इम्यून सिस्टम को क्यों, क्योंकि ग्राफ्ट को रिजेक्ट इम्यून सिस्टम ही करता है। अब इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती है, तो दो होती हैं, दो मेन पढ़ी जाती है ये, ठीक है। दो तो क्या, मेडिसिन तो एक ही है, एक्चुअल में तो मेडिसिन है वो तो है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, और दूसरा है एक हार्मोन जो इम्यूनोसप्रेसिव सबस्ट्रेट का काम करता है, वो है कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कोर्टिसोल। तो साइक्लोस्पोरिन ए और कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट है, समझ गए, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन से जो पेशेंट को लेनी चाहिए। चलो भाई, अगर पूछा जाए कि इसका रिजेक्शन का कारण कौन बनता है, तो ग्राफ्ट रिजेक्ट होता है, रिजेक्शन बाय, रिजेक्ट कौन करता है, रिजेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम का एक टाइप जिसे कहते हैं CMI रिजेक्ट करती है। ये है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो सिस्टम है, वो पार्ट इम्यून सिस्टम का जो रिजेक्ट करता है ग्राफ को, ठीक है। ये है ट्रांसप्लांटेशन, कंप्लीट हुआ, यूरेमिया का पॉइंट यहाँ कंप्लीट होता है, निपटा लो, हो गया। चलो, ये ट्रांसप्लांटेशन था, तो यहाँ हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़े हुए मेजर डिसऑर्डर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स तो बचे नहीं है, अब है कुछ कंडीशंस, ठीक है, समझ गए। डिसऑर्डर्स में लिखना ये कंडीशंस है, ठीक है। कंडीशंस क्या है भाई, कि यूरिन नॉर्मल बन रहा था, अगर नॉर्मल से ज्यादा बनने लग जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी यूरिन की अमाउंट बढ़ गई, क्लियर है, यूरिन की अमाउंट बढ़ गई यानी मिक्सचुरेशन बढ़ेगा अब, है ना, ये हो गया। चलो, एक अगर नॉर्मल से कम बनने लग जाए इसे बोलते हैं ओलिगो यूरिया, यानी यूरिन की अमाउंट घट गई, ठीक है, जितना बन रहा था उससे कम बनने लग गया। चलो नेक्स्ट, एक कंडीशन है जहां एन्यूरिया हो जाता है, यानी अब तो यूरिन बन ही नहीं रहा, ठीक है, यूरिन एब्सेंट हो गया, बन ही नहीं रहा है। चलो नेक्स्ट, फिर एक कंडीशन है जिसे कहते हैं अल्ब्यूमिन यूरिया। अल्ब्यूमिन यूरिया ये अभी अभी हम लोग पढ़ करके आए हैं, क्या होता है, यूरिन के साथ अल्ब्यूमिन प्रोटीन आने लग जाता है ना, किस वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। चलो नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो देखो यहां नेक्स्ट पॉइंट है पाईयूरिया।
पाईयूरिया में क्या होता है, यूरिन के साथ इन्फेक्शन के कारण पस सेल्स आने लग जाए, पस सेल्स आने लग जाए, ठीक है, ये पाईयूरिया है। चलो नेक्स्ट कंडीशन है मिल्क यूरिया। मिल्क यूरिया में क्या होता है भाई, यूरिन के साथ साथ, यूरिन कतई दूध जैसा हो जाएगा, दूध जैसा मतलब यूरिन के साथ साथ फोस्फेट आने लग जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, PO4 आयंस आने लग जाएंगे, इसके अमाउंट बढ़ जाए फोस्फेट की, तब मिल्क यूरिया हो जाता है। चलो नेक्स्ट है ब्लैक यूरिया। ब्लैक यूरिया क्या है, यूरिन ब्लैक कलर की आने लग जाए, मतलब इसे हम लोग एक और टर्म देते हैं, इसे कहते हैं एल्केप्टोन यूरिया, ये इकट्ठा ही है एल्केप्टोन यूरिया, ठीक है। यानी कैसी कंडीशन हो जाती है, इसमें यूरिन के साथ होमोजेनेस्टिक एसिड आने लग जाता है। अब ये एसिड कब बनता है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जेनेटिक कंडीशन के कारण बनेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट है PKU। क्या होता है, PKU है फिनाइल केटोन यूरिया। फिनाइल केटोन यूरिया में क्या होता है, यूरिन के साथ फिनाइल पायरुविक एसिड आने लग जाए, फिनाइल पायरुविक एसिड आने लग जाए, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, फिनाइल पायरुविक एसिड आने लग जाए, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है PKU, ठीक है, ये हो गया। और कंडीशन क्या हो सकती है, तो और कंडीशन बन सकती है जैसे नोक्टूरिया कैसी कंडीशन है भाई, इस कंडीशन में मिक्चुरेशन ज्यादा होगी, मोर मिक्चुरेशन इन नाइट, ठीक है, नाइट में मिक्चुरेशन ज्यादा होगी, समझ रहे हो, रात में बार बार सुसु करने उठेगा बंदा, ये होती है नोक्टूरिया की कंडीशन। अब एक कंडीशन यहाँ इंपॉर्टेंट डिस्कस की जाती है, कतई इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल 100% आया ही पड़ा है, ये है इन्यूरेसिस क्या है भाई, ये होता है इन बेड। क्वेश्चन तो नहीं आया पड़ा, बट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भयानक कंडीशन होती है, कतई मतलब बूढ़े होने लग जाते हैं तो भी बेड गिल्ला करना नहीं छोड़ते, आदतें नहीं भूलते, जिनके अंदर इन्यूरेसिस होती है, बड़ी गंदी कंडीशन है, ठीक है। चलो ये है इन्यूरेसिस की कंडीशन। तो ये यूरिन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस थी जिनको हम डिसऑर्डर में काउंट कर सकते हैं या ना भी करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ ग्लूकोज यूरिया और कीटोन यूरिया भी होते हैं, ठीक है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके इसलिए लिखा नहीं। तो ये कंडीशंस है, ठीक है, निपटा लो, हो गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट भाई, अब इस चैप्टर का लास्ट बचा खुचा जो मैटर है वो समेट लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है उसे साथ में लपेट लेते हैं। वो क्या है देखो, अब हम बात करेंगे कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, ये तो मेन पोर्शन था एक्सक्रीटरी सिस्टम का, मेन ऑर्गन्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके सिवाय इसे छोड़ के कुछ ऑर्गन्स और भी हैं, तो पॉइंट बनाओ सम अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। Some other excretory
ऑर्गन्स, तो देखो इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का मतलब सॉरी कौन कौन से एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिनको हम जनरली काउंट नहीं करते। तो इनमें भाई कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले अपन लपेटना शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमारे लंग्स। ठीक है, लंग्स किस तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये एक्सक्रीशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का कुछ अमाउंट में ड्रॉपलेट वेपर्स की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, तो ये अप्रोक्सीमेटली 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा लीवर यानी हेपाटर। हेपाटर ये कैसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या एक्सक्रीट करता है, तो देखो भाई लीवर में बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट होती है। सबसे पहले ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, अबे ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की, तो यहां से जो बचे खुचे ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट किए जाएंगे। ठीक है, फिर यहां से कुछ बाइल पिगमेंट्स हैं वो एक्सक्रीट किए जाएंगे। पढ़े हैं हम लोगों ने बाइल पिगमेंट्स, है ना, बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट किए जाएंगे। फिर यहां से कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, जैसे कुछ मेडिसिन तो हम लोग ड्रग्स में काउंट कर लेते हैं, कुछ अगर अपन फिर भी पर्टिकुलरली कहें स्टीरॉइड नेचर के हॉर्मोन्स हैं। क्लियर है, स्टीरॉइड हॉर्मोन्स वो भी यहां से एक्सक्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये लंग्स से एक्सक्रीट होने सॉरी लीवर से एक्सक्रीट होने वाले सब्सटेंसेस हैं। चलो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अपनी स्किन। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्किन। अब स्किन किस तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो यहां दो तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। फर्स्ट यहां मिलता है स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मिलता है स्किन के अंदर। क्लियर है, स्वेट ग्लैंड का काम क्या होता है, स्वेट सिक्रीशन, अबे है ना, स्वेट सिक्रीशन। अब अगर पूछा जाए तुम लोगों से प्राइमरी फंक्शन क्या है स्वेट सिक्रीट करने का, यानी स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो देखो इस तरह से लिखोगे, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है, यानी स्वेट सिक्रीशन करने का प्राइमरी और मेन मोटिव है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर रेगुलेट करना। ठीक है, बॉडी का थर्मोरेगुलेशन इसका मेन मोटिव होता है। चलो नेक्स्ट अगर और पूछा जाए भी, और अब थर्मोरेगुलेशन के साथ साथ स्वेट सिक्रीशन के थ्रू ये क्या करता है, तो और फंक्शन में आता है कि भाई स्वेट के थ्रू वाटर, ठीक है, कुछ सोल्ट्स, यूरिया, ये भी एक्सक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अब ये फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर था। सेकंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है सीबेशियस ग्लैंड। क्लियर है, और सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है सीबम। सीबम सिक्रीशन का काम है। अब तुम लोगों से पूछे भाई प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ सीबम सिक्रीशन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट इन स्किन, तो इसका आंसर इस तरह दोगे भाई, प्राइमरी फंक्शन है सीबम सिक्रीट किया जाता है एंटी बैक्टीरियल फंक्शन के लिए। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया आ जाए उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए सीबम सिक्रीट किया जाता है। और इसके साथ साथ सीबम में फिर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं कुछ स्टीरॉइड्स। क्लियर है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स, कुछ अमाउंट में तेल मतलब ऑयल, ये एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं या सिक्रीट कर दिए जाते हैं। समझ गए, ये है ये हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल्स में थोड़ा सा गैप, हाइड्रोकार्बन्स ऑयल्स। चलो सीबम, सीबम जैसे फोड़े फुंसी नहीं हो जाते, ठीक है,
उनसे सिक्रीट होते हैं। जो कील मुहासे जिनसे बनते हैं ना, वो सीबम के कारण बनते हैं। सिबेशियस ग्लैंड तो है, बट क्या होता है वो सिक्रीट करती है ना, उनके ऊपर स्किन के फोल्ड बन जाते हैं, इसलिए वो कील बन जाती है फिर अंदर ही अंदर, ये सीबम इकट्ठा होकर के। ठीक है, ये सिबेशियस ग्लैंड के काम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब फोर्थ है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन करती है भाई? क्या एक्सक्रीट करती है? तो ये एक्सक्रीट करती है, एक्सक्रीट बाइवेलेंट आयंस। बाइवेलेंट आयंस को एक्सक्रीट करती है। बाइवेलेंट आयंस मतलब वो आयंस जिन पे दो चार्ज हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। जनरली ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, ऐसे बाइवेलेंट आयंस को सिक्रीट करने का काम। ठीक है, तो ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लीवर, स्किन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये चारों अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है और इन्हें मिला करके यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड पैकअप। ठीक है, चलो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। ओके।